गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज की तरह। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन। अब इस सीरीज को आगे हम बढ़ाते हैं और इसमें हम जीएस और जीके के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है आपका। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम है जहां पे जीएस का पोर्शन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो उसके लिए ये क्लास आपकी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज की क्लास में हम उससे आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए एक बार और जवाब देने की प्लीज कोशिश कीजिए। सभी कमेंट में, सभी लोग कमेंट में जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड। जो भारत की संविधान सभा थी वो किसके तहत उसकी स्थापना की गई? भारत की जो संविधान सभा थी उसकी स्थापना किसके तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो देखो कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा की जो है शुरुआत हुई। और संविधान सभा का काम क्या था? जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी उसका काम क्या था? कमेंट करके बताइए। संविधान सभा का एक मेन काम था जिस उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था, और वो संविधान सभा का उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। भारत के लिए संविधान निर्माण करना। और दूसरा काम था कि जब तक भारत में संसद काम करना शुरू न कर दे तब तक संविधान सभा ही कानून बनाने का काम भी करेगी, है ना। तो कानून निर्माण का काम भी इसी का था, कानून निर्माण का काम भी इसी का था, लॉ फॉर्मेशन का काम भी इसी का था संविधान सभा का। ठीक, तो संविधान सभा के दो काम थे। पहला तो मुख्य उद्देश्य था इसका कि संविधान का निर्माण करना है भारत के लिए, और दूसरा कानून भी बनाने का काम इसी को करना है। क्यों? क्योंकि भारत में जो संसद है, भारत में जो संसद है उसके आम चुनाव हुए 1952 में, है ना, 51-52 में। संसद की पहली बैठक कब हुई? संसद की पहली बैठक जो है, लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 से शुरू की। संसद ने काम करना शुरू किया। तो संसद 13 मई 1952 को आई, उससे पहले कानून बनाने का काम किसका था? संविधान सभा ही कानून बनाती थी। और इसी विशेषता के आधार पर संविधान सभा को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। छोटी संसद, छोटी संसद क्यों? क्योंकि संसद तो बड़ी हो गई, है ना, और संसद नहीं थी। संसद की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में संविधान सभा ही कानून बनाने का काम करती थी। तो इसलिए जो संविधान सभा है उसको मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। और भारत में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। ये है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर संविधान सभा में मेंबर चुने गए। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर चुने गए, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ इनका, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। तो ये है संविधान सभा। ठीक है, देख पा रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत की जो संविधान सभा थी उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए एक बार कौन सा कथन सही है।
तो पहला है इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इसका जो मेंबर चुने गए थे वो प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने गए थे, डायरेक्ट इलेक्शन। सी है इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये एक मल्टी पार्टी बॉडी नहीं थी। और इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटी, और ये बहुत सारी समितियों ने इसके लिए काम किया। जो भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान बनाने का श्रेय तो संविधान सभा को जाता है, जिसमें अहम भूमिका डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। लेकिन संविधान सभा ने हर काम के लिए समिति का गठन किया था। फॉर एग्जाम्पल प्रारूप समिति अलग, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, ऐसे ही झंडा समिति अलग। तो सब समिति को जो काम दिया गया था, उन समिति ने, उन कमिटीज ने अपना अपना काम पूरा किया। इस तरह सब लोगों ने मिलकर काम किया, तब ये संविधान सभा ने पूरा संविधान बना पाया। ठीक है, क्लियर? तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये कोई वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटी, बहुत सारी समितियों के आधार पर इसमें काम हुआ संविधान सभा में। तो ए और डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ए और डी ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था बताइए? संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे बताएंगे एक बार? तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक चीज याद रखिए, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे मेरे दोस्त सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट या निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी या निर्वाचित कहें, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, ये याद रखना है दोस्त आपको। तो टेम्परेरी चेयरमैन वाज सच्चिदानंद सिन्हा एंड परमानेंट चेयरमैन, फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? क्लियर होना ही चाहिए, बिना क्लियर हुए काम नहीं चलेगा। एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो यहां देख लो आप, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन, और जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट चेयरमैन, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नाम है उसका प्रपोजल किसने दिया, रिकमेंड किसने किया? JB कृपलानी ने। ठीक है, तो JB कृपलानी की रिकमेंडेशन पर, उनके प्रपोजल पर, उनके प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला जो है परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया, जो है संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को। और टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? आई होप क्लियर है। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद GDP। अब मुझे बताओ GDP होता क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। इसके मापन के लिए, इसके मापन या गणना करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, कुछ विधियां होती हैं।
तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जीडीपी को की गणना करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि या उत्पादन विधि, ये तो जो है जीडीपी कैलकुलेट करने की विधि है। इनकम मेथड यानी कि आय विधि, ये भी जीडीपी कैलकुलेट करने की विधि है। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, ये भी जीडीपी कैलकुलेट करने की विधि है। तो कौन सी नहीं है? डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ये कोई विधि नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने की। बाकी तीनों जो है मेथड हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है भाई। अब देखो इंडिया में जो जीडीपी है या कहें आप नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। भाई हमारी जो आय होती है उसे हम पर्सनल इनकम कहते हैं, और हम हर देश भी इनकम करता है हर साल में, तो हर देश की इनकम को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इंडिया में राष्ट्रीय आय से संबंधित डेटा इकट्ठा करने का काम कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 2019 में एनएसओ को बनाया गया था, सीएसओ प्लस एनएसएसओ को आपस में मर्ज करके, सीएसओ और एनएसएसओ को आपस में मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। तो 2019 से पहले अगर आपसे जो सवाल पूछे गए थे उसमें अगर ये क्वेश्चन आता था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कैलकुलेट इकट्ठा करने का काम कौन करता है, डेटा कलेक्शन का काम कौन करता है, तो आप सीएसओ लगाते। लेकिन 2019 के बाद से जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसओ। अब बात आती है ये एनएसओ जो है किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जिसको एनएसओ रिपोर्ट करता है? तो मंत्रालय है दोस्त MOSPI, मॉस्पी मंत्रालय। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉस्पी का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मॉस्पी का फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्त। तो मॉस्पी मंत्रालय के अधीन एनएसओ काम करता है, और करंट में मॉस्पी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह, राजा राव इंद्रजीत सिंह, ये करंट में मंत्री हैं। बेटा याद रखेंगे आप सब लोग, इस बार एग्जाम को एकदम फोड़ देना है, समझ रहे हैं आप? हाँ, घर से यहां तक चल के आते हो आप, इतनी मेहनत कर रहे हो, एग्जाम क्लियर करना है आपको। द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि हमें सही तरीके से मापनी है तो कौन सा तरीका होगा जिससे आर्थिक वृद्धि हम माप सकें? तो जीडीपी या एनडीपी या एनएनपी या पर कैपिटा प्रोडक्ट। तो देखो भाई, पर कैपिटा प्रोडक्ट को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय ये भी कहा जाता है। तो अब प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है? पर कैपिटा इनकम पीसीआई बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम देश की कुल राष्ट्रीय आय, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, ऐसे पर कैपिटा इनकम निकलती है। अब प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होगी तो समझ जाओ देश में आर्थिक ग्रोथ अच्छी चल रही है। वही सही तरीका है देश की आर्थिक वृद्धि को मापने का, पर कैपिटा प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो हर व्यक्ति की औसत आय है वो ज्यादा होगी तो समझ जाओ कि उस देश की आर्थिक वृद्धि अच्छी है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है
किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मेजर करने का वो है पर कैपिटा प्रोडक्ट या पर कैपिटा इनकम। क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे। भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इतिहास का यह प्रश्न है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है रॉक पेंटिंग, दूसरा है बुद्धिस्ट स्टैचू, बौद्ध की मूर्तियां, तीसरा है खनिज, और डी है सोन नदी का उद्गम, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर। तो भीमबेटका जो केव है, भीमबेटका जो गुफा है, वो किसके लिए फेमस है? तो रॉक पेंटिंग के लिए। रॉक पेंटिंग मतलब पत्थर पे की गई पेंटिंग। तो ये देखो आप सामने देख पा रहे हैं, इस प्रकार की ये पत्थर पे जो है पेंटिंग कर दी गई है, इसके लिए बड़ी फेमस है। ये है भीमबेटका गुफा, जाना कभी घूमने के लिए, ठीक है। तो रॉक शेल्टर के लिए फेमस है, और भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर हैं, ये पत्थर पे जो इमेजेस बनी हुई हैं, रॉक पेंटर, तो ये 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से। यानी कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसके नजदीक है भीमबेटका और 45 किलोमीटर दूर है। यूनेस्को ने इसको शामिल किया है, यूनेस्को ने भीमबेटका को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ने भीमबेटका की जो केव है, गुफा है, उसको जो है विश्व विरासत में शामिल कर लिया है। एंड दीज केव्स एक्सिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये साक्ष्य बताते हैं मनुष्य के जीवन के बारे में, उस समय के मनुष्य के जीवन के बारे में। इस पे जो पिक्चर बनाई गई है ना, ये पत्थर पे जो पेंटिंग करी गई है, इसमें हाथी की भी पिक्चर देखने को मिली है, डियर की भी मिली है, हिरण की, तो ये सारी चीजें, और इंसान की भी मिली है शिकार करते हुए, ऐसे बनी हुई है पिक्चर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये सवाल बहुत आया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है इसमें? 4 ऑप्शन। सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी कि सुमेरियन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इसमें से 4 में से क्या है? तो सीधी सी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ऐसा माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो स्ट्रक्चर है घर बनने का, रोड का, ड्रेनेज सिस्टम, वो कंप्लीटली परफेक्ट। ऐसा आज भी देखने को नहीं मिलता। पानी के निकास की प्रणाली, घर बनाने की तरीके, तो वो बहुत सुंदर थे, बहुत जो है साइंटिफिक बने हुए थे वो। अब इतना दिमाग कहां से आया? हो सकता है उस समय कोई टेक्नोलॉजी होती हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। अभी आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी चल रही है, कल को ये विनाश हो जाएगा तो आगे की जो जनरेशन आएगी फिर उसको हमारे साक्षी मिलेंगे ये, है ना, कि हम इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, है ना, इंस्टाग्राम पे रील बनाते थे, यूट्यूब पे रील बनाते थे, समझ रहे हैं, हम जो है पबजी खेलते थे, तो इन सब के साक्ष्य मिलेंगे आने वाली जनरेशन को, तब वो कहेंगे अच्छा ये भी था, समझ रहे, हम वीडियो कॉल पे बात करते थे, ये भी साक्ष्य मिलेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। 18वां प्रश्न, अब ये मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है, तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे जो कोड दिया गया है उसके हिसाब से आपको सही आंसर चूज करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। 18वां सवाल आपके सामने, बताओ भाई। एक तरफ दिए हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैथन। अब ये किस नदी के किनारे हैं वो मैच करना है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता बताएं। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है।
नागार्जुन कोंडा, सी कहां है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। पैथन बचा, ये गोदावरी के किनारे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे भी दो है, मैच द फॉलोइंग करके आता है, एक तरफ लिस्ट 1 होगी, एक तरफ लिस्ट 2 होगी, और वो आपको मैच करके और नीचे कूट दिया रहेगा, कोड दिया रहेगा, उसका इस्तेमाल करके आपको करना है। अब ये देख लीजिए, हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैथन गोदावरी। ठीक है, ये है हड़प्पा सभ्यता आपके सामने। यू कैन सी द अमेजिंग सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फुरोज ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं? खेतों को जब जोत देते हैं तो जोतते समय जो खाई बन जाती है, तो वो जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं किस शहर में? कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में जुते हुए खेतों की खाइयां पाई गई हैं? तो कालीबंगान। किस में पाई गई हैं? कालीबंगान में पाई गई हैं जुते हुए खेतों की खाइयां, ये कालीबंगा में पाई गई हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, तो भारत है, भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है। अब एक हाईएस्ट बिंदु भारत का यहां होगा नॉर्थ में, जहां भारत खत्म होता है, एक हाईएस्ट बिंदु साउथ में होगा जहां भारत खत्म होता है, ऐसे ही ईस्ट में होगा, ऐसे ही वेस्ट में होगा। आपको साउथर्न वाला बताना है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कैलीमरे, बताएं। तो साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, कन्याकुमारी तो ऊपर हो गया, ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट, कौन सा? इंदिरा पॉइंट, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यहां एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के छोर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में भारत के जो अंतिम छोर हैं, तो नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। यहां देखिए आप, हमसे ये जो नॉर्थ का जो मोस्ट पॉइंट है उसे इंदिरा कोल बोलते हैं, इंदिरा कोल, और यहां है ये इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और ये पश्चिमतम बिंदु है, पूर्वी बिंदु को कीबूत कलांगू बोलते हैं, और पश्चिम बिंदु को पोरबंदर, गुजरात, गौर माता। ठीक है, इधर अरब सागर लगता है, इधर बंगाल की खाड़ी लगती है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अंतिम छोर, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कल की क्लास में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल होंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और ये बिल्कुल पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर ही आधारित होंगे। तो एकदम ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा आपको, जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं आपको ये पता रहेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में चल सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, वो क्लास में शामिल किया जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।